तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ टाइम हम वापस अपने स्टडी जोन में आ चुके हैं ना, जिसमें आज हम लोग एक शॉट में इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे बाय द इंडिया के कह सकते हैं आप बेस्ट जो हैंड रिटन नोट्स है उनको देख के। बेसिकली इसका मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता, इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है इस नोट्स का वो है शोभित निर्वाण भैया को। यू हैव ऑलरेडी सीन हर हिज चैनल। सो उन्हीं के नोट्स
Q अपॉन टी है ना, Q अपॉन टी है, I की वैल्यू 1 थी, Q की हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी और उसकी चार्ज है 1.6 इतना है, टाइम 16 सेकेंड था, बस वैल्यू डालो, हो गया, अपना आंसर आ गया, है ना, यही था अपना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज q इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। देखो वर्क डन हमने पिछले क्लास 9 में क्या पढ़ा था, कि कोई भी चीज वर्क डन क्या होती है, अगर आप खड़े हो और बहुत काम कर रहे हो पर आप बैठे ही हो, तो आप फिर भी कोई काम नहीं कर रहे हो, जब तक आप हिलोगे नहीं तब तक आप वर्क नहीं कर रहे हो। तो वही है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन विन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है कहाँ पर, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, मतलब कहीं एक बहुत ही इंफिनिटी पॉइंट है, वहां से वो कहीं भी मूव कर रहा है तो वर्क डन हो रहा है। तो जितने टाइम में कर रहा है वो, है ना, जितने यूनिट चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इक्वल वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ये दी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ऐसा यूनिट इसका क्या बोलते हैं, वोल्ट इसको बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ये होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द मेजर द वर्क डन पर यूनिट चार्जेस। मतलब जो भी आप कर रहे हो, मतलब जो भी आप वर्क डन कर रहे हो और जितने चार्जेस कर रहे हैं, उनका जो मेजर होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड equal to the work done per unit quantity of charge in moving it from one point to another in an electrostatic field। मतलब कोई एक पॉइंट से और जो दूसरे पॉइंट से जो भी उसका वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा अपॉन जितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यही है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने ऊपर पढ़ा। और अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो दोनों को माइनस करके वो कितने आएगा, वर्क डन ऑफ ए और बी का अपॉन क्यू, क्योंकि चार्जेस तो वही रहेंगे, कितने चार्जेस मूव करेंगे। तो ये होता है। अब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, खुद ही निकाल लोगे। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का क्या वर्क डन क्या होता है, जूल होता है ना, एनर्जी हम लोग खर्च कर रहे हैं। क्यू का क्या होता है, हमने पढ़ा था कुलम, यानी कि ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर कुलम। ये अपना आंसर आ गया, सिंपल। अब आगे समझते आगे क्या है। The electric potential difference between 2 points in a circuit is measured by a device called voltmeter। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या डिवाइस के लिए कौन सा डिवाइस मेजर होता था, एमीटर। और वोल्टेज को करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है टू नेगेटिव, है ना, ऐसे हमारा कनेक्ट होता है। ये एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर। ये करंट को मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। अब इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है चलो, क्या प्रॉब्लम है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 180 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। मतलब कितना वर्क डन हुआ है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, इतना वोल्ट है, इतने से इतना वोल्ट। देखो हमारा वो क्या था, क्या कहते हैं फॉर्मूला, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बस फॉर्मूला में पुट करो। आपको क्वेश्चन समझ आया ना आया, बस फॉर्मूला में हाउ मच 2 कूलम, नीचे अपॉन कितना आ जाएगा, 2, चार्जेस कितना है, 2, है ना, वर्क डन हमको निकालना है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, एक तो 120 वोल्ट 128 वोल्ट है और इतना वोल्ट है, यानी कि दोनों को माइनस कर देंगे, 128 माइनस 118 कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इतना आ गया आपको, वेट, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग कोई पॉइंट से देखो, अब वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 10। अब W इज इक्वल टू 20, देखो इतना आ गया, 10 वोल्ट आ गया।
और वर्क डन कितना हमको निकालना है और वोल्टेज इतना है, तो ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, यानी 20 इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू की एसआई यूनिट क्या है, जूल, यानी 20 जूल हमारा आंसर होगा। आंसर देखते हैं, ये देखो 20 जूल हमारा जो है ये आंसर है। तो ऐसे करके हमारा आंसर निकलेगा। सो बेसिकली आपको बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर खुद आ जाएगा। खुद नहीं आएगा पर खुद निकालना पड़ता है ना। ये हो गया। अब एक और कुछ काम की बात जान लेते हैं, क्या है वी वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों, देखो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि हमें एक तो वोल्टेज वोल्ट गिवन है और वर्क डन और वर्क डन निकालना है अपॉन चार्जेस हमें गिवन है, तो इसी कारण वी वाला जो था हमको फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेंज द पेज। अब अब क्या आएगा देखो, अब इलेक्ट्रिक सर्किट, अब जो हम लोग है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके, पोटेंशियल डिफरेंस समझ चुके। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं कोई बैटरी प्लेस करूं, है ना, उसके बाद एक की से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना, उसके बाद रजिस्टर्स लगाओ, रजिस्टर्स क्या होते हैं बताऊंगा, एमीटर लगाऊं, वोल्ट मीटर लगाऊं, बल्ब लगाऊं, ये सब लोग जब एक पेयर ऑफ क्लोज फिगर में जब इनको हम लगाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्किट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी क्या होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड में बताया क्लोज होगा तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट काम करेगा। अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। बस एक क्लोज्ड और एक कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट चलेगा। इट हैज वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ सोर्स ऑफ करंट, एक सेल होगा, सेल होगा तभी तो चलेगा, सेल या बैटरी लगा लो, या तो आप बल्ब वगैरह भी लगा सकते हो, जो भी चीज है। की ऑन ऑफ करने के लिए ऑन की कैसा लगता है, ऐसा रहता है ऑन की, क्लोज की क्या रहता है, ऐसा रहता है ना। फ्यूज एटसेट्रा, जो भी फ्यूज है, ऑल कनेक्टेड थ्रू वायर, वायर से आप कनेक्ट करोगे, वो कंडक्टर वायर से कनेक्ट करोगे ताकि उससे उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। जनरली कॉपर की बनी रहती, क्यों बनी हम लोग समझेंगे। मीन की स्विच इज क्लोज द सर, अब जब आप बंद करोगे, अब की स्विच इज क्लोज यानी जो की है वो पूरा क्लोज्ड है, यानी वो एक पाथ को अपने ऊपर जाने देगा, तो क्या होगा, क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो होगा। अगर की को आप ओपन रखोगे, मतलब उसमें ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ से सर्किट यहाँ से तो जाएगा नहीं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, उसके उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो ये चीज है। अब क्या सर्किट डायग्राम के लिए हम लोग बेसिकली यही नहीं करते कि एक बल्ब बना देते हैं, एक बैटरी बना देते हैं, डेपिक एक पेपर में अगर हमको एक सर्किट डायग्राम दिखाना है, तो जो भी चीज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, जो भी उनकी सब कुछ वैल्यूज, मतलब उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना, जैसे नाइट्रोजन का एन, सोडियम का एन, ये सब सिंबल्स है ना, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का भी डिपेक्ट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, वो हमें एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। देखो क्या है, देखो एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ एक माइनस, प्लस माइनस दिखाना जरूरी है। बैटरी या कॉम्बिनेशन, ये तो एक सेल है, बस इसी को अगर आप रिपीट बार बार लगाते रहोगे, प्लस माइनस, है ना, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे करके, तो क्या होगा, एक बैटरी, क्यों, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। अब प्लग की और स्विच, स्विच में बताया कैसे दिखाते हैं, है ना, अगर वो स्विच क्लोज होगा तो कुछ इस तरह देखो, अगर वो स्विच क्या होगा, अगर वो स्विच ओपन होगा ऐसे, तो ओपन ऐसे होगा, वायर से कनेक्ट है, और अगर वो क्लोज होगा तो उसको ऐसे बस डॉट डाल दो, है ना। एक वायर ज्वाइंट, अगर कुछ वायर्स एक दूसरे से ज्वाइंट है, कुछ क्या, दो से जब ज्यादा, जैसे एक ये, वेट मिनट, जैसे एक ये वायर आ रही है, एक ये वायर आ रही है, तो यहाँ ज्वाइंट है, ऊपर से एक और वायर आ रही है, नीचे से एक और वायर, तो ये सबको दिखाने के लिए सब ज्वाइंट है, तो इन सब के एक तो ये लाइन बना दो और एक डॉट्स जैसा। अब ऐसा दिखाना चाहता है कि ये जो एक ये दो वायर हैं, ये एक ये आ रही है और जो दूसरी वायर है इसके ऊपर से जा रही, ज्वाइंट नहीं, तो ऐसे करके ऐसे कर दो, है ना, या ऐसे करके ऐसे कर दो, है ना। ऐसे करके जो है तो हम लोग दिखा सकते हैं कि वो वायर उस ज्वाइंट नहीं है, उसके ऊपर या नीचे से जा रही है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे डिपेक्ट करते हैं, बल्ब है ऐसे हार्ट शेप का बना दो, हो गया, ये आपका बल्ब हो गया। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होता है बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका बस आप अभी ये सब लोग सिंबल क्या होता है, बस एक ऐसे जाओ, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये हो गया रजिस्टर्स। अब वेरिएबल रजिस्टर्स क्या, तो जो रजिस्टर का जो वैल्यू होता है
वो हम लोग अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बस जिसको रियोस्टैक बोलते हैं, है ना, हम लोग उसको ऐसे लाइन से डिपेक्ट कर देंगे या तो ऐसे करके डिपेक्ट कर देंगे। तो इन बस आप एक लाइन ऐसे बना दो और एक एरो, जिससे पता चल जाएगा। अब एमीटर कैसे होता है, हमने बता चुका। एमीटर ऐसे होता है, वायर से कनेक्ट होता है, बस ए प्लस माइनस। वोल्ट कैसे होता है, ऐसे 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 वोल्ट, ऐसे प्लस माइनस। तो ऐसे सब जो सिंबल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी दी है, इसे देख लेना। लॉ में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, आप समझते हैं। ओम्स लॉ। According to this law, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, providing the physical conditions such as temperature remains unchanged. क्या बोला इसने, चलो समझते हैं। देखो, अगर मैं मान लो एक ये बहुत बड़ा बकेट जैसा है, ये बकेट जैसा है ना। अभी जो बकेट जैसा है इसमें पानी है ऊपर तक के, और यहाँ पर एक और बकेट है ना। यहाँ पर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पानी और एक पाइपलाइन है ना, जो इनको ज्वाइन करते। तो यहाँ पर कहीं भी हलचल होगी नहीं, क्योंकि इक्वल पानी है। पर वही अगर मैं इस वाले में, मान लो इस वाले में थोड़ा और पानी बढ़ा दिया और इस वाले में इस पाइपलाइन के नीचे एकदम कर दिया, तो देखो ये जो पानी है, एक्सेस पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ। क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह हायर लोअर, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हुआ एक हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये मूव कर रहा है पानी विदाउट एनी एनर्जी, ये मूव करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही चीज अगर मैं बैटरी सर्किट में डाल दूं, जो सेल्स बैटरी है, ये यही क्रिएट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह हायर कंसंट्रेशन कर देंगे, एक जगह लोअर। अब ये हायर टू लो मूव करता है, ये होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक करंट में जो भी है, हम कंडक्टर से जो भी फ्लो कर रहे हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ताकि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से चार्जेस है हायर से लो फ्लो करे। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, तभी तो वही तो है करंट की फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ पर्टिकुलर टाइम, यही है। अब मैथमेटिकली इसको फॉर्मूला वाइज देखो हम लोग, जो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अभी जो V है, हम लोग क्या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर को V मानते हैं। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना भी करंट होगा, देखो, जितना भी करंट होगा, और जितना भी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। अगर बैटरी 10 वोल्ट की लगाओ तो करंट ज्यादा होगा, 12 की लगाओगे तो और ज्यादा। यानी जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, है ना, करंट के। अब through which current I flows, then according to the Ohm's law, कुछ पर्टिकुलर देखो, हम्म अब कुछ पर्टिकुलर मतलब अगर आप जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में भी जो है इलेक्ट्रिक करंट के वो है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है, इसको इक्वल वाले में डालना है तो डायरेक्ट डाल दो, आ गया। नहीं, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल वाले में जा रहे हो तो एक आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो होता है फिलहाल आर। आर क्या है, ये होता है रजिस्टर। मतलब V इक्वल्स टू आई आर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वोल्टेज जो है वो इक्वल इलेक्ट्रिक करंट के इनटू रजिस्टर के, जो भी रजिस्टर की वैल्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V इक्वल्स टू आई आर, समझ लो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ी वीडियो की है, बट एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो अच्छा है ना। अब कुछ काम की बात को क्या है, द कंडक्टर विच ओबेस ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, यानी कि जो भी कंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। अब जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। हमने पढ़ा था फ्रॉम ओम्स लॉ कि V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि V बाय आर। देखो V इक्वल्स टू आई आर आया कैसे, V इक्वल्स टू आई, ये तो हमको पता था। और जो V जो है वो है, क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर। मतलब रजिस्टर ये समझ लो, जो भी चीज कंडक्टर को रजिस्ट करती है, कि नहीं भाई रोक के रखती है। अब ये जो है ऐसा होता है ना, अगर मैं इसको इक्वलिटी में लाऊं तो V बाय आर इक्वल्स टू आई, आर को इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। सिंपली ऐसे हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं।
It is that property of a conductor by virtue of which its oppose resist the flow of charges through it. मतलब रजिस्टर एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा है तो उसको अपोज करती है, उसको रेजिस्ट करती है उस काम को करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे जा रहा है तो जो रजिस्टर है वो मना करता है उसको कि नहीं भाई अब तुम मत जाओ उधर, है ना, आप नहीं जा सकते। ऐसे करके जो भी चीजें होती हैं वो रजिस्टर करता है, मतलब वो अपोज करता है कि जैसे 12 वोल्ट जा रहा है तो सॉरी 12 एम्पियर जा रहा है तो उसको रजिस्टर करता है कि नहीं मैं 6 ही एम्पियर जाने दूंगा, ऐसे करके। तो इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच वर्च्यू ऑफ इट्स अपोज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, है ना। अब एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? वोल्ट पर एम्पियर। क्यों? आर इक्वल्स टू वी आई हमने समझा था, है ना। क्या होता है? वोल्ट बाय एम्पियर। ये वोल्ट हो गया, ये एम्पियर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम। ओम्स, ओम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ से है ना। रजिस्टर कितने ओम का है? 12 ओम का, 13 ओम का, ऐसे करके। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रजिस्टर को काम करने के लिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लेंथ होगा उसके हिसाब से रजिस्टर होगा, है ना। अगर लेंथ लंबी होगी तो रजिस्टर की जो वैल्यू और लंबी होगी। अगर लेंथ बड़ी होगी, देखो, अगर एरिया बड़ा होगा तो देखो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, उतना एक दूसरे से वो अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। तो इससे क्या है, रजिस्टर की जो वैल्यू है कम हो जाती है। अब क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर अगर बहुत आप टेम्परेचर दे दो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। अगर ठंडी जगह में कर दो तो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आराम से फिर मूव करते हैं, जम जाते हैं, है ना। समझने के लिए, अब रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है उसका जो भी रेजिस्टिविटी है वो सब क्या है, हमने क्या समझा? ओम मीटर उसको बोलते हैं, है ना। और जो लेंथ को है उसको थिकनेस ऑफ दी वायर, और जो एरिया ऑफ क्या, बस आप एरिया ऑफ सर्कल लगा दो, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू या तो 3.14 लो या तो 322/7 क्वेश्चंस में से दिया रहता है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है, हमने समझा था कि देखो लेंथ ज्यादा होती है उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और अगर आप पतली कर दो तो और रेजिस्टिविटी जाती होती है। अगर आप एरिया बढ़ा दो तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो, है ना। यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज वगैरह कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मैं जो भी रजिस्टर को क्या ऐसे ऐसे डिपेक्ट करते हैं, अगर उनको मैं एक सिंगल लाइन में से ऐसे रजिस्टर को ऐसे कर दूं तो क्या होता है, जो रजिस्टर की वैल्यू होती है, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी जो सर्किट में कितना इक्विवेलेंट रजिस्टर है, वो आप जितने भी रजिस्टर है उनको सिंपली प्लस कर दो तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है। तो अगर एक जगह भी सर्किट ब्रेक हुआ, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, ऐसा होता है। और यहाँ पर जो है जो करंट है वो तो सेम जाता है, हर जगह इक्वल करंट पास होता है, इसलिए यहाँ पर करंट इक्वल होता है। लेकिन यहाँ वोल्ट अलग आएगा, यहाँ वोल्ट अलग आएगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो वोल्टेज है वो हमेशा वेरी करता रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 + R2 + R3, ये हम लोग को चीज करनी पड़ती है। अब क्या, हम्म आगे बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is the sum of all the resistance connected in series. Equivalent resistance is greater than the resistance of either resistor. जो भी आप ऑब्वियसली जो आप ये इसकी वैल्यू है ये होगी, है ना। अब सीरीज में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। क्यों होता है बता चुका हूँ, है ना। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई भी कंपोनेंट जो है वो अगर ब्रेक हो गया, अगर यहाँ पर कोई भी जो है सर्किट ब्रेक हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब वही पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स को दो टाइप में लगा सकते हैं, या तो पैरेलल या तो सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो, अगर ये जो करंट है ये ऐसे जा रहा है और उसको मैं एक ऐसे मतलब ऊपर नीचे के थ्रू कर दूं, देखो इसके फॉर्म में, है ना, तो क्या हो जाता है, जो करंट है डिवाइड हो जाता है।
कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, है ना। इसमें क्या पर वोल्टेज देखो सेम होगा। यहाँ से अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्टेज ऑब्वियसली सेम आएगा, 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन करंट यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फायदा कि मैं घरों में ज्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जगह जैसे अगर आपका टीवी है वो ज्यादा बिजली खा रहा है, बल्कि मोबाइल का सॉकेट है चार्जिंग का वो कम खा रहा है, तो उसके हिसाब से हम रजिस्टर्स लगाएंगे, है ना। अगर एक भी ब्रेक हो गया तो ऐसा नहीं हमारे घर का सब बंद हो जाता है, हमारे घर का बाकी चीज चलती रहती। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये ब्रेक हो गया तो नीचे वाला तो चलेगा, ये भी हो गया तो इसके नीचे वाला चलेगा। तो ये उसका एडवांटेज होता है रजिस्टर का। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जस्ट अपोजिट। पहले सीरीज में क्या था, आर इक्विवेलेंट जितने भी आर थे, आर एन जितने भी आर थे, लेकिन अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे। जितने भी चीजें हैं, जितने भी रेजिस्टेंस है, उनका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये होता है। अब समझ गए इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है ना। घरों में यही चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि अगर आपको कुछ निकालना, देखो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सब सीरीज में, 1 ओम 1 ओम 2 ओम प्लस 1 ओम 3 ओम, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 ओम का रजिस्टर आ जाएगा टोटल, है ना। तो ऐसे करके अब यहाँ सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। क्या अगर आप एलसीएम निकालोगे 6 आएगा, ये आएगा 3 + 2 + 6 यानी 5/6 यानी 11/6। अब इसका रेसिप्रोकल भी करना है, क्या हो जाएगा, 6/11। इसका आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ गए। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप बना लेना, है ना। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ताकि आप इजिली इसको समझ सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लो जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से टकरा रहे, एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने हाथ को एकदम रब करोगे तो देखने तो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो यहीं पर इलेक्ट्रिक सर्किट में भी वही होता है, फ्रिक्शन जो जनरेट होता है। अब क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं वो, इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द फ्लो द सोर्स कंटिन्यूस हैज द प्रोवाइड द एनर्जी। भाई इसमें पूरा यही बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो चलते रहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट चलाना है तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम मूव करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स एकदम अट्रैक्शन में रहते हैं, एकदम एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उससे जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, देखो ये कहता है कि दिस लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज, जो भी आपको रजिस्टर में जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, देखो वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो भी जितना करंट आप करोगे उसका जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा हीट, है ना। और वो क्या, अगर आप रजिस्टर एकदम रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, उसमें भी एक ट्रैक्शन लग रहा है तो उससे भी बढ़ेगा। बहुत टाइम तक के चल रहा है तो उसमें भी होगा। तो इन सबको मिला के क्या हमको मिलता है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी हीट इज इक्वल्स टू करंट आई स्क्वायर इंटू रजिस्टर इंटू टी, विच इज एच इज इक्वल्स टू आई आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है। समझ गए। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट के, देखो टू प्रोड्यूस, अगर हम लोग एकदम हीट, जैसे बल्ब्स जो जलते हैं, है ना, इंडेंसेंट बल्ब, वो क्या हीटिंग इफेक्ट से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उसका जो अंदर का फिलामेंट रहता है, बल्ब जब भी हम लोग जलाते हैं तो अंदर का जो फिलामेंट रहता है वो इतना गर्म हो जाता है, टंगस्टन का बना, इतना गर्म कि वो एक लाइट, मतलब लाइट के फॉर्म में बनता है। देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका इतना हम लोग हाई टेम्परेचर हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो एक लाइट के फॉर्म में, मतलब हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी के हीट एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इतना वो बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज में अगर आपको कहीं घर में फ्यूज जो लगा है उसको वो, अगर उससे आप बहुत ही तेजी से, अगर आप बहुत जितना फ्यूज है उससे बहुत, अगर बाय चांस घर में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है तो एमसीबी जो होता है, फ्यूज होता है, ये सब गिर जाता है, या फ्यूज जो है वो एक पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो सर्किट ब्रेक हो जाए और आपके घरों तक इतना पावरफुल करंट ना आए। अगर आ जाए तो पूरे जो भी घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो पूरे बिगड़ जाएंगे, ऐसा होता है ना। अब अब क्या होता है देखो। हम्म
ये सब होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना, इससे कई सारे और निकलते हैं। अब देखो लास्ट है पावर। पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। जितने भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्ट जो भी आपका वो होता है हो रहा है ना, उसकी पावर की फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू आई। ये सेम बस हीटिंग का है, बस आप जहां जहां है अपॉन टाइम कर दो तो टी टी कट जाएगा, वैसे ही होता है P इक्वल्स टू वी आई, है ना। ये होता है पावर का फॉर्मूला। क्या होता है? इट इज डिफाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम। जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उस सर्किट में कितना कंज्यूम हुआ है पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पावर, है ना। ये होता है। अब आखिरी क्या है देखते हैं। ये इसके कुछ है। P इक्वल्स टू वी आई हो सकता है, आई स्क्वायर आर हो सकता है, वी स्क्वायर आर, ये जितने भी इसके फॉर्मूले निकल सकते हैं वो सब। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लो। देखो 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट। ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। अब एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी, कितना आप एनर्जी खर्च की हो, है ना। अगर पावर निकालना है तो एनर्जी अपॉन टाइम, टी इधर आ जाता है ना। टाइम निकालना है तो एनर्जी अपॉन पावर पी इधर चला जाता है। तो ये सब चीजें बहुत आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। ये जो जितने भी है कि कमर्शियल यूनिट पावर, इतना बहुत ज्यादा यूनिट होता है तो उसकी कमर्शियल यूनिट क्या होती है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही था, हम इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा बाय द हेल्प ऑफ द शोभित निर्वाण भैया के जो नोट्स है ना। आप चाहो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप या तो उनकी वीडियो के थ्रू भी जा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक ही वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।